हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक में भाग 3 के क्वेश्चन आंसर को। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे 500 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए हैं। आज हम 500 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 501 से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन हम 500 वाला भी देख लेंगे। नीचे से योजना बनाना क्या कहलाता है? यदि किसी भी योजना को नीचे से बनाया जा रहा है ऊपर की ओर, तो इसे कहा जाएगा विकेंद्रीकृत योजना। क्या कहा जाएगा? विकेंद्रीकृत योजना इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। हमारा क्वेश्चन है 501, जिसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, इसको प्रारंभ किया था पंचवर्षीय योजना 10वीं। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 10 रुपए लेकर आए थे, लगा दी थी, बागवानी स्टार्ट कर दी। 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना डैश के दौरान उच्च शिक्षा नीति का उद्देश्य डैश को प्रोत्साहन करना था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी उच्च शिक्षा नीति। इसमें क्या उद्देश्य रखा था? क्या किसको प्रोत्साहन करना था? तो इसके लिए जो निजी क्षेत्र की भागीदारी है उसको प्रोत्साहित किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत उच्च शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या था? इस उच्च शिक्षा नीति का उद्देश्य था प्रोत्साहित करना निजी क्षेत्र की भागीदारी को, इसमें प्रोत्साहन करना था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन हमारा 503वां। इसमें कहा गया राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो कौन सा है? राष्ट्रीय महिला कोष है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग आया था, इसी के तहत इसको गठित किया गया है। अधिनियम कौन सा था राष्ट्रीय महिला आयोग का? 1990। कौन सा था? 1990 अधिनियम था राष्ट्रीय महिला आयोग का। इसी के तहत राष्ट्रीय महिला कोष बनाया गया है। तो राष्ट्रीय महिला कोष है, इसको किस पंचवर्षीय योजना में बनाया है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में बनाया है। तो इसमें भी जो राष्ट्रीय नीति थी ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो किसके लिए थी? प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही थी। और जो राष्ट्रीय महिला कोष है, ये भी 8वीं पंचवर्षीय योजना में आया। वृत्ताकार संरचना में इनकोडर और डिकोडर बन जाते हैं। यदि वृत्तीय संरचना हो रही है, कोई भी संरचना या संचार हो रही है, कैसा हो रहा है? वृत्तीय हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है पूरा संचार, तो इसमें इनकोडर और डिकोडर क्या हो जाते हैं? कभी भी परिवर्तित हो जाते हैं। कभी भी परिवर्तित हो जाते हैं, तो प्रतिक्रिया होती है। इनकोडर और डिकोडर बन जाते हैं जब कोई प्रतिक्रिया होती है। जब कोई प्रतिक्रिया होती है तो इनकोडर डिकोडर बन जाता है। कौन सी नेतृत्व शैली में नियम, नीति एवं प्रक्रियाओं के पालन पर जोर दिया जाता है? तो एक प्रकार की नेतृत्व शैली है जिसमें नियमों पर, नीति पर और जो प्रतिक्रिया होती है उसके पालन पर जोर दिया जाता है। मतलब इनका पालन तुम्हें करना पड़ेगा। मतलब क्या है ये? तुम्हें नौकर बना दिया ना एक प्रकार से, तुम्हें सारे नियमों का पालन करना है, तो नौकरशाही नेतृत्व। कौन सा नेतृत्व है ये? नौकरशाही नेतृत्व कहलाएगा। सामुदायिक संगठन, समाज शास्त्रीय विश्लेषण का क्या उद्देश्य होता है? जो सामुदायिक संगठन इसमें समाज शास्त्रीय विश्लेषण का उद्देश्य क्या होगा? क्यों हम समाज शास्त्रीय विश्लेषण कर रहे हैं? क्योंकि समुदाय सामाजिक संरचना और समस्याओं को समझना है। हम किसी भी समुदाय में चले गए, हमें उनके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, हमने उसका समाज पढ़ा ही नहीं है, उसका समाज शास्त्रीय विश्लेषण ही नहीं किया, तो हम उसकी संरचना कैसे जानेंगे, समस्या क्या जानेंगे? तो इसलिए समाज शास्त्रीय विश्लेषण आवश्यक होता है किसी भी सामुदायिक संगठन में। विवाद समाधान के क्या तरीके अपनाए जाते हैं? यदि सामुदायिक संगठन है, इसमें विवाद का समाधान करना है, कौन सा तरीका अपनाएंगे हम? विवाद को निपटाने के लिए हम उनसे बात करेंगे, मध्यस्थता करेंगे और समझौता करेंगे। क्या? संवाद, मध्यस्थता और समझौता इसके अंतर्गत आता है किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए, विवाद का समाधान करने के लिए। पंचवर्षीय योजना के अतिरिक्त भारत में वार्षिक योजनाओं का भी क्रियान्वयन किया था। तो कितनी वार्षिक योजनाएं प्रारंभ की गई? पंचवर्षीय योजना बिल्कुल एकदम रेगुलर नहीं चलती आई हैं, कई जगह पर वार्षिक प्लान भी लाए गए थे। तो वार्षिक प्लान है वह कितने लाए गए हैं, उनकी संख्या पूछी है। तो इनकी संख्या थी 5। कितने वार्षिक प्लान लाए गए थे? 5 लाए गए थे। सबसे पहले 1966 के समय आए थे ना, जब तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी, उसके बाद हम वार्षिक प्लान को लेकर आए थे। तो इनकी संख्या कितनी है? 5 इनकी संख्या हो जाएगी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसका मुख्य उद्देश्य था सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास। क्या था? सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास करना था। समावेशी विकास, गतिशीलता, तीव्रता, ये सब इसके अंतर्गत उद्देश्य रखे गए थे 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास इसका मुख्य उद्देश्य था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट आते हैं नीति आयोग के बारे में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो नीति आयोग है,
इसके बारे में हमें सही कथन बताना है। तो पहला, 25 जनवरी 2016 को इसका गठन हुआ था, तो 16 को गठन नहीं हुआ था। ये तो नीति आयोग कब आया, 2015 में आया है ना, 15 में किया गया था, तो पहला तो गलत हो जाएगा। नीति आयोग वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है क्या, तो ये भी नहीं करता। नीति आयोग का पूर्ण रूपेण नाम हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो ये सही हो जाएगा। जो हमारा नीति आयोग है वह नीति है, उसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग भारत सरकार की एक नीति थिंक के रूप में काम करता है, तो हाँ भैया नहीं करता, बल्कि एक थिंक टैंक के रूप में करता है, लेकिन नीति नहीं करता। ये नीति नहीं लगा होता तो ये सही हो जाता। मोदी सरकार ने भारत में योजना आयोग किस वर्ष समाप्त कर दी थी। मोदी सरकार आई 2014 में, ने बोला कि कोई भी योजना आयोग नहीं होगी, हम क्या बनाएंगे योजना आयोग की जगह, योजना आयोग की जगह बनाया जाएगा नीति आयोग। 2014 में योजना आयोग को बंद कर दिया, 2015 में नीति आयोग को इनने स्थापना कर दी। बार्लो के SMCR मॉडल में एम का क्या अर्थ हो जाएगा। जो बार्लो है इनके द्वारा मॉडल दिया गया था SMCR, तो इसमें जो एम है इसका मतलब होता है मैसेज, संदेश। एम का मतलब क्या होता है, मैसेज। ऑसगुड शाम मॉडल कौन से घटक लगातार भूमिकाएं बदलते रहते हैं। तो जो ऑसगुड शाम मॉडल है इसमें भूमिका बदली जाती है किन के द्वारा, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के द्वारा बदली जाती है। इसलिए तो भैया आशा मत करो भैया गुड होने की, क्योंकि कभी भी प्रेषक प्राप्तकर्ता बन सकता है, प्राप्तकर्ता कभी प्रेषक बन सकता है। तो ऑसगुड शाम मॉडल जो भूमिकाएं क्या कहा जाता है, प्रेषक और प्राप्तकर्ता कहा जाता है, जो कि बदल देती है। निम्नलिखित में से कौन सा महान पुरुष सिद्धांत का सिद्धांत नहीं है। तो महान पुरुष सिद्धांत दिया गया था। महान पुरुष कौन होते हैं, जो कि जन्म लेते हैं, जन्मजात होते हैं। इसके अंतर्गत कौन सा सिद्धांत नहीं आता। नहीं हमेशा हर क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि नहीं दिया गया है। नेता पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते, तो भैया हाँ, महान नेता, महान पुरुष सिद्धांत क्या बोलता है कि जो नेता होते हैं वो पैदा होते हैं, ना कि बनाए जाते हैं। महान नेता संकट के समय भी उभर सकते हैं, तो हाँ भैया महान नेता है, जरूरी नहीं है कि वो एक ही मतलब कुछ नॉर्मल काम कर रहा है, लेकिन संकट के समय वो नेता बन सकता है, ये भी होता है। महान नेता की जीवन से सीख सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि महान नेताओं की जीवनी से भी सीख सकते हैं, और ये सीख एक महान नेता केवल कुछ परिस्थितियों में महान होता है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ परिस्थितियों में महान होता है, हर परिस्थिति में महान होता है। तो महान पुरुष सिद्धांत के अंतर्गत आता है नेता पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते। महान व्यक्ति संकट के समय ही उभर कर सामने आते हैं। हम महान व्यक्ति की जीवनी से सीख सकते हैं, ये सभी सही हो जाएंगे, और ये वाला गलत हो जाएगा कि एक नेता है कुछ परिस्थितियों में ही महान होता है, गलत हो जाएगा। पथ लक्ष्य सिद्धांत के अनुसार कौन सा नेता मित्रवत और अनुयायियों की जरूरतों के प्रति चिंता भी व्यक्त करता है। तो एक ऐसा नेता जो कि मित्रता पूर्वक रहता है अपने कर्मचारियों के साथ, और उनके जो अनुयायी होते हैं उनकी चिंता रखता है, उसे कहा जाता है सहायक नेता। क्या है भैया, सहायता कर रहा है, सहायक नेता इसको कहा जाता है। कौन सी पथ लक्ष्य नेतृत्व शैली आगे ले जाती है जब कार्य अस्पष्ट हो और तनावपूर्ण होते हैं। तो पथ लक्ष्य नेतृत्व शैली आगे की ओर ले जाएगी जब क्या होंगे, कार्य अस्पष्ट होंगे या तनावपूर्ण होंगे। सहभागिता के साथ, सही वो सहायक नेता है ना, ये सहायक नेता है सहभागिता के साथ। जब कार्य अस्पष्ट होंगे, तनाव होंगे, तब भी उस नीति को आगे लेके जाएगा। फेडरल मॉडल में पहचान दिए गए 3 स्थितिजन मानदंड क्या होते हैं। जो फेडरल मॉडल है इसमें जो पहचाने गए 3 स्थितिजन मॉडल हो जाएंगे, उनका नाम है पहला नेता सदस्य संबंध, दूसरा कार्य संरचना, और तीसरा आता है पद की शक्ति। जो फेडरल मॉडल है इसमें स्थिति के अनुसार 3 मापदंड बताए गए हैं। पहला क्या होता है, नेता सदस्य संबंध, दूसरा कार्य संरचना, तीसरा आती है पद की शक्ति। कौन सी है, तीसरी है पद की शक्ति। समुदाय की भागीदारी में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है। जो समुदाय की भागीदारी होती है इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी और योगदान। क्या होंगे, समुदाय की भागीदारी में क्या होंगे, जितने भी सदस्य होंगे वो सक्रिय रूप से भाग ले रहे होंगे, भागीदारी होंगी, और उसमें अच्छे से योगदान ये देते हैं। समुदाय संगठन में शक्ति निगरानी का उद्देश्य क्या होता है। समुदाय संगठन है, शक्ति
इसकी निगरानी का उद्देश्य क्या होगा? शक्ति की क्या करनी है? निगरानी करनी है। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह समुदाय के जो संसाधन हैं, निर्णय है, उनका प्रभावी प्रबंधन करेगा। शक्ति की निगरानी है, शक्ति मिल गई निगरानी करने के लिए, तुम क्या करोगे? तो जो तुम्हारे पास संसाधन है ना, उनकी तुम निगरानी करोगे, और जो उनके लिए निर्णय लिए जा रहे हैं उनके प्रभावी प्रबंधन से संबंधित हो जाएगा। सामुदायिक संगठन में नेटवर्किंग का अर्थ क्या होता है? तो नेटवर्किंग है कोई भी समुदाय संगठन में, नेटवर्किंग मतलब क्या? अन्य संगठन और व्यक्तियों के साथ सहयोग एवं संपर्क बनाना। जो अन्य संगठन है, एनजीओ वगैरह हैं, उनके व्यक्ति हैं, उनके साथ सहयोग में रहना, उनके साथ संपर्क बनाना क्या कहलाता है? नेटवर्किंग कहलाता है। सामुदायिक सेवा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? जो सामुदायिक सेवा होती है, इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है समुदाय की सामाजिक विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। समाज सेवा है, समुदाय की सेवा करनी है, क्या करनी है? समुदाय के जो सामाजिक होंगे, विकासात्मक आवश्यकताएं होंगी, करेंगे। सामुदायिक संगठन के किस मॉडल में सभी निर्णय सामुदायिक सहभागिता पर आधारित होते हैं? कोई भी समुदाय है, सामुदायिक संगठन है, उसमें किस मॉडल के तहत तो जो सहभागिता से हम निर्णय को लेंगे, सहभागिता से निर्णय लिए जाते हैं? डेमोक्रेटिक मॉडल में। किसमें? डेमोक्रेटिक मॉडल में सारे निर्णय कैसे लिए जाते हैं? सहभागिता से लिए जाते हैं। सामुदायिक संगठन में समाज शास्त्र का अर्थ क्या होता है? जो सामुदायिक संगठन है, इसमें समाज शास्त्र का हमने महत्व पढ़ लिया था। किसी भी सामुदायिक समस्याओं की आवश्यकता की समझ करने के लिए, आवश्यकता को समझने के लिए सामुदायिक समाज शास्त्र की आवश्यकता होती है। सामुदायिक समस्याएं एवं आवश्यकताओं की समझ के लिए समाज शास्त्र की आवश्यकता होती है। दोनों में से किस एक हाथ के उपयोग को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? हमारे दोनों हाथ हैं, लेकिन हम सिर्फ राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड को ही प्राथमिकता देते हैं, तो इसे कहा जाता है हस्त प्रधान्यता। क्या कहा जाती है? हस्त प्रधानता इसको कहा जाता है कि हम क्या कर रहे हैं? किसी दोनों हाथ में से एक हाथ को प्राथमिकता दे रहे हैं। निम्नलिखित में से किस योजना में देश में बालिकाओं के विकास का उद्देश्य क्या था? तो किसी भी देश में या जो कोई योजना चलाई गई थी भारत के द्वारा, जिसमें सिर्फ हमने बालिकाओं के विकास पर ध्यान दिया था। बालिकाओं के लिए तो बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सी है जो बालिकाओं के विकास पर ध्यान देती है? तो ये है हमारी प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना में बालिकाओं के विकास पर बल दिया गया था। कब आई थी? 2015 में इसको लाया गया था। और इसकी जो अधिकतम आयु की महिला मतलब बालिका की आयु होनी चाहिए वो 10 वर्ष होनी चाहिए, अधिक से अधिक 10 वर्ष तक इनका अकाउंट इसमें खुलवा सकते हैं। और जो प्राथमिक राशि होती है कितने से स्टार्ट किया जाता है? 250 रुपये से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, इकट्ठा करना है ना। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बालिकाओं के विकास संबंधित है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण सेकंड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? जो स्वच्छता भारत मिशन है, इसमें ग्रामीण का जो चरण सेकंड है, इसमें शुरुआत की गई थी कब? 2020-21 में। कोविड आ गया, अब हमें गाँव को भी साफ करना पड़ेगा। पहले शहरों का रहे थे क्योंकि शहरों की ज़्यादा जनसंख्या थी, लेकिन जब पता चला कोविड में तो भैया प्रवासी भारतीय चले गए गाँव, तो दूसरा चरण लाना पड़ा। स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण का चरण सेकंड लाए, और वो भी 2020 से 21 में लाए थे। मनरेगा के संक्षिप्त नाम में दूसरा अक्षर दाएं से क्या दर्शाता है? तो दाएं से ये वाला हो जाएगा जी फॉर ग्रामीण। जी है ना, सेकंड, यहाँ से सेकंड हो जाएगा जी। जी का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रामीण नहीं, गारंटी, सॉरी, जी फॉर गारंटी योजना है ना ये। तो दूसरा अक्षर बता दें, जी फॉर गारंटी। व्यक्तियों की विशेषता एवं समायोजन क्या कहा जाता है? जो व्यक्तियों की विशेषता होती है, समायोजन, इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है व्यक्तित्व। तो व्यक्ति की ऐसी विशेषता जो कि समायोजन करती है विशेष, व्यक्तित्व कहलाता है। दृश्य संचार के अंतर्गत आएगा, हम सिर्फ देख रहे हैं, दृश्य संचार है, इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे? दिए गए जो हमारे शारीरिक भाषा आ जाएंगे, चेहरे के हाव भाव देखने में आते हैं, और इशारे, ये सब क्या होते हैं? दृश्य संचार के माध्यम होते हैं। सामाजिक समूह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? जो सामाजिक समूह होते हैं उनकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है यह अंतःक्रिया से संबंधित होती है। जिससे है अंतःक्रिया से संबंधित होती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 अल्पकालिक उद्देश्यों में
क्या शामिल नहीं होता जो सामुदायिक कार्यक्रम है 1952 इसमें जो अल्पकालिक उद्देश्य थे इसमें क्या शामिल नहीं किया गया था? पहले देखते हैं। ग्रामीण बेरोजगारी में समाधान लाना शामिल था, हस्तशिल्प प्रोत्साहन करना था, कृषि उत्पादन की मात्रा एवं गुणवत्ता में वृद्धि करना था, ये सभी शामिल किए गए थे। तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम है 1952 इसमें अल्पकालिक उद्देश्यों में शामिल किए गए थे ग्रामीण बेरोजगारी में समाधान लाना, हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देना, कृषि उत्पादन की मात्रा एवं गुणवत्ता में वृद्धि करना, ये सब इसके अंतर्गत शामिल किए गए थे। सामाजिक विकास कार्यक्रम की चुनौती में क्या सम्मिलित नहीं होता? जो सामाजिक विकास कार्यक्रम है इसकी जो चुनौतियां हैं इसमें क्या शामिल नहीं करेंगे हम? तो प्रशिक्षित कर्मियों की कमी शामिल होती है, वित्तीय संसाधनों की कमी भी शामिल होती है, स्थानीय आव्यजात वर्ग का विरोध इसके अंतर्गत शामिल होता है, लेकिन सिंचाई नहरों का निर्माण इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता। सामाजिक विकास कार्यक्रम है इसकी चुनौती नहीं है सिंचाई नहरों का निर्माण, कौन सा नहीं होता? निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण उत्पाद के तौर पर माना जाएगा? ग्रामीण उत्पाद क्या कहलाते हैं? जो ग्राम में बनते हैं, सिर्फ शहद हो गया, गुड़ निर्माण हो गया, ये सब क्या होते हैं? लघु उपज है, घरेलू होते हैं ना, घरेलू उत्पाद रिलेटेड है, तो ये सब ग्रामीण उत्पाद माने जाते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ कब हुआ था? जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है इसको 2014 में प्रारंभ किया गया था। क्या किया? 2014 में किया गया था। और इसके तहत भी जो सांसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना है, तो जहाँ से ये सांसद हैं, कोई भी व्यक्ति जिस क्षेत्र से है उसका विकास कर सकता है, या फिर जो उसकी पत्नी है उसका जो घर है उससे रिलेटेड जो सांसद क्षेत्र होता है वहाँ का भी विकास कर सकते हैं। मतलब इनको उसका विकास करना है। पहले जब 2014 में इसको प्रारंभ किया गया था तो इनसे बोला था कि आप 2019 तक क्या करोगे? 2 गाँव का विकास कर दोगे, लेकिन 2019 के बाद आपको क्या 5 गाँव और लेने पड़ेंगे, 5 गाँव का विकास करना पड़ेगा। तो 2019 के बाद कोई भी सांसद है उसको कितने आदर्श ग्राम बनाने पड़ेंगे? तो 7 या 8 बनाने पड़ेंगे। कितने बनाने पड़ते हैं? 8 इनके अंतर्गत संख्या आती है। क्वेश्चन आता है कि आदर्श ग्राम योजना है सांसद की, इसके अंतर्गत सांसद को कितने आदर्श ग्राम बनाने पड़ते हैं? 2019 के बाद तो 8 ग्राम बनाने पड़ेंगे। प्रारंभ कब हुई ये योजना? 2014 से किया गया। विकेंद्रीकरण से क्या आशय होता है? विकेंद्रीकरण मतलब क्या है? हम विकेंद्रीकरण कर रहे हैं, केंद्रीकरण कर रहे हैं, तो विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है? सत्ता को स्थानीय स्तर पर बांटना। मतलब जो कोई भी सत्ता है या फिर शक्ति है वह बहुत सारे लोगों में बांटना क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण कहलाता है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो 1957 को किया गया। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित पंचायती राज की बात इन्होंने कही। रिपोर्ट कब दी थी? 1959 में रिपोर्ट वापस कर दी थी। विकास की अवधारणा के अंतर्गत राजनीतिक विकास में शामिल नहीं होते। विकास की जो अवधारणा है इसके अंतर्गत राजनीतिक विकास में कौन शामिल नहीं होता? गरीबी उन्मूलन इसके अंतर्गत। विकास की अवधारणा के अंतर्गत कौन सा राजनीतिक विकास नहीं है? तो राजनीतिक विकास नहीं होता, गरीबी उन्मूलन। राजनीति में लोगों को भाग लेना होता है, चुनाव में मतदान करना, यह राजनीतिक विकास है। और राजनीतिक दलों में शामिल होना भी एक राजनीतिक विकास के अंतर्गत। गरीबी नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लाई गई थी? तो भारत में रोलिंग प्लान्स भी लाए गए हैं। और इसकी जो अवधारणा है वो लेके आई थी हमारी जनता सरकार। कौन लेकर आई थी? जनता सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान्स लाई गई। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें और उनका कालानुक्रम बताएं। गरीबी हटाओ हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 4थी पंचवर्षीय योजना में हुआ है। हरित क्रांति का प्रारंभ 3री पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद 3री पंचवर्षीय योजना में 4थी पंचवर्षीय। तो इसका क्रम क्या होगा? तो पहले आती है हमारी हरित क्रांति, फिर आती है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और फिर आता है गरीबी हटाओ। 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ किया गया। और 14 राष्ट्रीयकरण ये किया गया था 4थी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्र में से कौन सा शामिल नहीं था? दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस ने प्रारंभ की थी, मॉडल तैयार किया था। इसमें भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था, और इसमें 3 प्रमुख लौह इस्पात उद्योग बनाए गए थे। पहला था हमारा दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। बोकारो इस्पात संयंत्र
भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई है? तो भारत सहायता क्लब कब बनाया गया है? दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया। पंचवर्षीय योजना सफल हो गई, अच्छी चल गई, लेकिन दूसरे में क्या चाहिए? क्या चाहिए? कोई तो सहायता करे। तो भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई दूसरी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सबसे अधिक असफल योजना कौन सी रही थी? हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसके जब आप मॉडल सुनोगे ना, क्या क्या उद्देश्य रखे गए थे तीसरी पंचवर्षीय योजना और क्या रीजन थे, तो भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकताओं को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था, मतलब की ओर केंद्रित कर दिया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें हमने प्राथमिकताओं को विकास से हटाकर, पहले प्राथमिकताएं जो हमने दी थी उसको विकास से हटाकर प्रतिरक्षा पर केंद्रित किया था? ये हो जाएगी हमारी कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी हो जाएगी? तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी, क्योंकि भैया इसी में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है, भारत चाइना युद्ध हुआ है, इसलिए हमने प्राथमिकताएं हैं उसको विकास से हटाकर प्रतिरक्षा में केंद्रित कर दिया था। इस एक पंचवर्षीय योजना में उच्च प्राथमिक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक स्थिति में स्थिरता कही गई थी। तो ये है हमारी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना है? चौथी पंचवर्षीय योजना है। उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने पर बंदी चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1969 से स्टार्ट होकर 1974 तक ये चली है। चौथी पंचवर्षीय योजना क्यों असफल रही थी? तो इसका मुख्य कारण था बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना, खराब मानसून और बढ़ती कीमतों की स्थिति। बांग्लादेश के शरणार्थी भारत में आ गए, खराब मानसून हो गया और हमारी जो कीमतें थी वो बहुत ज़्यादा, चौथी पंचवर्षीय योजना असफल रही। संचार सामुदायिक है, इसका मतलब क्या है? यदि संचार सामुदायिक है, इसका मतलब है कि यह सामाजिक अनुबंध पर आधारित है। कोई भी संचार है वो कैसा है? सामूहिक है, एक तकनीक जो एक सक्रिय श्रोता द्वारा इस्तेमाल की जाती है उसे क्या कहा जा सकता है? तो एक तकनीक जो सक्रिय श्रोता द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ये कहलाएगी हमारी वक्ता के अर्थ की संक्षिप्त व्याख्या। सक्रिय श्रोता द्वारा इस्तेमाल की जाती है। आप किसी की बात सुन रहे हो, मतलब क्या है, हम पूछेंगे आपको कि आप सक्रिय सुन रहे हो तो क्या कर दो? संक्षिप्त व्याख्या। आपने ये बात की है। निम्नलिखित में से क्या अंतर्व्यक्तिक संचार से संभावित परिणाम हो सकते हैं? जो अंतर्व्यक्तिक संचार है उसमें संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? ये हो जाएंगे हमारे श्रोता संदेश पूर्ण हो, आंशिक रूप से सहमत हो, सही है। संदेश जो संदेश दे रहा है श्रोता उससे पूरी तरह से असहमत हो सकता है। श्रोता संदेश को समझ ना पा सक रहा हो, तो ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। युक्त सभी, ये भी अंतर्व्यक्तिक संचार से संबंधित। संचार के बारे में गलत क्या है? संचार के बारे में तो बहुत ज़्यादा गलत है। वो क्या होती है? संचार शारीरिक रूप से टूट जाती है, ये गलत फहमी है। ये संदेश शारीरिक रूप से टूट जाता है, कई लोग तो ये बोल भी नहीं पाते लेकिन वो बात करते हैं, तो ये गलत फहमी है इसकी। एक व्यक्ति अपना वक्तव्य दे रहा है, अचानक रुककर वह इधर उधर देखने लगा, अगला वाक्य भूल गया था। प्रस्तुतिकरण यह तरीका क्या था? तो कोई भी स्पीच दे रहा है और बेचारा रुक गया और यहाँ वहाँ देखने लगा, तो इसके अंतर्गत क्या करना चाहिए? उसको लिखना और व्याख्या को दोहराना चाहिए, तभी कार्यों को बहुत से लोगों के साथ संवाद स्थापित करना पड़ता है तथा अधिकारियों को अनेक बाहरी एजेंसियों के साथ भी संवाद स्थापित करना पड़ता है। यह संवाद क्या कहलाता है? तो कोई भी संगठन है इसमें जो कर्मचारी होते हैं बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, एजेंसी के बाहर के लोगों से ही बात करते हैं, तो ये संचार कहलाता है उनका निर्गत संवाद। कौन सा है? निर्गत। जब कोई एक व्यक्ति पूर्ण निर्णय लेता है और वह तानाशाह प्रकार का नेतृत्व कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा निरंकुश नेतृत्व। क्या कहा जाएगा? निरंकुश नेतृत्व। तानाशाह नेताओं के बीच अंतर क्या होता है? जो प्रबंधक होते हैं
प्रेफरेंस होता है। तो ये जो प्रबंधक होते हैं वह कार्य पर ध्यान देते हैं, जबकि जो नेता होता है वह लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है। किसी नेतृत्व शैली में कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार और दंडित करना शामिल होता है। लेन देन संबंधी शैली कि भैया आपने अच्छा काम किया तो पुरस्कार लो, आपने खराब काम किया तो चलो आपको निकाल देंगे या फिर पेमेंट कम कर देंगे, दंड देंगे। प्राथमिक फोकस क्या होता है? जो सेवक नेतृत्व होता है उसके अंतर्गत जो प्राथमिक फोकस होता है सेवक का कर्मचारी संतुष्टि। क्या है? कर्मचारी संतुष्ट रहेगा तो सेवक नेतृत्व अच्छे से। किसी नेतृत्व शैली की विशेषता नेता के हाथों में उच्च स्तर का नियंत्रण एवं शक्ति है। कोई भी नेतृत्व शैली में जो नेता है उसके हाथ में बहुत सारी शक्ति है, मतलब वो क्या होगा, वो है भैया हस्तक्षेपी, बहुत सारी शक्ति रख के बस बैठा है। परिवर्तनकारी नेता का उद्देश्य क्या होता है? जो परिवर्तनकारी नेता होते हैं वो अनुयायियों को प्रेरित करते हैं और भी प्रेरित करते हैं नए लक्ष्यों के लिए कौन सा नेतृत्व सिद्धांत बताता है कि नेता तब प्रभावी होते हैं जब उनकी शैली स्थिति से मेल खाती है, मतलब स्थिति तो भैया नेता उभर कर सामने आएंगे। तो ये बताते हैं उनकी आकस्मिकता का सिद्धांत, आकस्मिक स्थिति बनेगी तब ये उभर कर सामने आएंगे। तो ये है आकस्मिकता का सिद्धांत। इस नेतृत्व शैली में कर्मचारियों को स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता देना शामिल होती है। कर्मचारियों को स्वतंत्रता है और स्वायत्तता है, ये हो जाएगी हमारी अहस्तक्षेपी नीति की। नेतृत्व का महापुरुष सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया? तो नेतृत्व का जो महापुरुष सिद्धांत है ये बताया था हमारे थॉमस कार्लाई के द्वारा। किसके द्वारा बताया? थॉमस कार्लाई के द्वारा। मतलब महान नेता है, महापुरुष है, तो थॉमस कार्लाई के द्वारा यह सिद्धांत दिया। महान पुरुष का सिद्धांत कौन सी नेतृत्व शैली है? सहयोग और टीम वर्क पर जोर देती है। तो सहयोग करो, टीम वर्क बना नेतृत्व शैली होती है हमारी परिवर्तनकारी। परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सहयोग करना पड़ेगा, टीम वर्क करना पड़ेगा। नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता स्वयं और दूसरों की भावनाओं को समझना और प्रबंधित करने की क्षमता को कहा जाता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अभिष्ट लक्ष्यों के साथ वांछित दिशा में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? लक्ष्य है उनके साथ वांछित दिशा में काम करना है, परिवर्तन करना है, तो ये सब आते हैं मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार जीवन की गुणवत्ता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा आयाम शामिल नहीं किया? तो जो मानव विकास रिपोर्ट है वह मानव की जीवन गुणवत्ता बताती है। इसके अंदर क्या शामिल किए जाते हैं? लंबा स्वस्थ जीवन हो, अच्छा जीवन स्तर हो और ज्ञान की उपलब्धि हो, शिक्षा हो। लेकिन रोजगार की उपलब्धता इसके अंतर्गत, रोजगार मिले नहीं मिले वो आपकी वर्ष 1990 की मानव विकास रिपोर्ट को किसने प्रदर्शित या तैयार किया था? जो पाकिस्तान के हैं महबूबुल हक, इनके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। किसने की थी? 1990 में। हम किसी कीमत पर पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं, हम किसकी कीमत पर कर रहे हैं पर्यावरण का दोहन? तो हमारी जो विकास है, विकास के लिए हम क्या कर रहे हैं? पर्यावरण कर रहे हैं। सामाजिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामाजिक नियोजन को अपनाने की सलाह दी जाती है। तो किस प्रकार सामाजिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है के लिए हम सामाजिक नियोजन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी किसके द्वारा बात कही गई है? संयुक्त राष्ट्र संघ की संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है धारणीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें किस दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है? तो धारणीय विकास है उसके लक्ष्यों को अपनाने के लिए हमें किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा? पारिस्थितिकी दृष्टिकोण, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। निर्धनता उन्मूलन कार्य नीति दस्तावेज किस संयुक्त विचार पर आधारित किया गया था? निर्धनता का उन्मूलन करना जो कार्य नीति बनाई गई थी यह दो लोगों के द्वारा, कौन सी? एक विश्व बैंक पैसा देगी और राष्ट्रीय मुद्रा कोष, राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की संयुक्त विचारधारा पर आधारित है निर्धनता उन्मूलन कार्य नीति। किसने कहा था कि किसी
देश में विकास का स्तर तथा स्वरूप उस देश के संसाधनों द्वारा सीमित होता है। तो किसके द्वारा यह कहा गया था कि कोई भी देश है उसका जो विकास का स्तर है उसका स्वरूप उस देश के संसाधनों द्वारा सीमित होगा, यह कहा गया आर्थर लुईस के द्वारा। किसने कहा था? आर्थर लुईस के द्वारा। इन्होंने कहा था जितनी अर्थ में संसाधन होंगे वहीं पर उतना ही उस देश का विकास होगा। आर्थर लुईस। अर्थ में जितने संसाधन समेकित ग्राम विकास की संकल्पना का विचार किस उद्देश्य से लिया गया था? ग्राम विकास है इसकी संकल्पना का विचार किसने दिया था? यह विकास दिया गया था बहुउद्देशीय आवश्यकताओं। समेकित ग्राम विकास की संकल्पना का उद्देश्य है बहुउद्देशीय आवश्यकताओं। मानव विकास सूचकांक के निर्माता उल हक नागरिक थे हमारे पाकिस्तान के, जिनके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1990। ये नागरिक थे पाकिस्तान से। आर्थिक विकास दर में सर्वाधिक वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना में हुई? आर्थिक विकास दर सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 10 का दम मिल गया था, सुपर। आर्थिक विकास सबसे ज्यादा हुई थी वृद्धि किसमें? आर्थिक एवं समावेशी विकास की व्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसको किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें हम क्या किया? तीव्र आर्थिक और समावेशी विकास किया गया था 11वीं पंचवर्षीय। समावेशी किया गया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में समावेशित विकास दिया गया। जॉन कीन के अनुसार जब कभी समाज द्वारा प्रचलित मूल्य और आदर्शों के प्रति परिस्थितियां विकसित हो जाती हैं तो डैश जन्म लेती है। तो जॉन कीन के अनुसार कहा गया जब किसी भी समाज मूल्य आदर्शों के प्रतिकूल परिस्थितियां हो जाती हैं उसे कहा जाता है सामाजिक समस्याएं। क्या कहा? सामाजिक समस्या। जो मूल्य है उनके विपरीत चल रहे हैं तो क्या होते हैं? सामाजिक मूल्य या समस्याएं। स्वयं अपनी सहायता करना ही उत्तम सहायता होती है। किसने कहा था स्वयं अपनी सहायता करना ही सबसे उत्तम सहायता? ये कहा था हमारे गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा था तुम अपनी स्वयं सहायता करो। व्यवसायिक गतिशीलता के परिणाम स्वरूप ही गतिशीलता जो व्यवसायिक गतिशीलता है, व्यवसायिक जो गतिशीलता क्या व्यवसाय बढ़ेगा? आधुनिकरण ही बढ़ेगा। समाज कार्यकर्ताओं के कार्य का केंद्र डैश बिंदु व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच होने वाली डैश पर आधारित होता है। तो समाज कार्यकर्ता के कार्यों का केंद्र बिंदु व्यक्ति एवं उनके पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं पर होता है। प्रारंभ में समस्याग्रस्त एवं पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने की भावना किस प्रवृत्ति पर आधारित? प्रारंभ में जो समस्याग्रस्त एवं जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी सहायता की जो भावना है किस प्रवृत्ति पर आधारित? तो यह है 20वीं शताब्दी की प्रवृत्ति। प्रारंभ में समस्याग्रस्त और पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करना 20वीं शताब्दी की प्रवृत्ति। ट्रैकर के अनुसार सामूहिक निपुणता का कार्य क्या होता है? ट्रैकर ने कहा था जो सामाजिक यह सामूहिक निपुणता है। इसका अर्थ है सामूहिक निपुणता यह समूह की परिस्थिति के विश्लेषण की निपुणता होगी, कार्यक्रम के विकास में निपुणता है, मूल्यांकन में निपुणता सभी की निपुणता है। कौन सा एक संदर्भ समूह है? समूह क्या होते हैं? तो ये कोई भी हो सकते हैं। अपने जीवन के पहलुओं का मूल्यांकन करने वाला समूह समूह कहलाता है। समूह होता है। निम्नलिखित में से कौन टीम निर्माण में सन्निहित होता है? टीम का निर्माण करने में सन्निहित ये हो जाएंगे टीम के सभी सदस्यों को मान्यता देना। टीम के निर्माण में सन्निहित होता है टीम के सदस्यों को टीम में काम करना। लिखित संचार की वजह मौखिक संचार का लाभ होता है। लिखित की जगह संचार ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इससे
अपेक्षाकृत अधिक तेजी से आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। इसे अपेक्षाकृत अधिक तेजी से और आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। संचार के विषय में कुछ भ्रांतियां हैं। क्या है? संचार सभी समस्याओं को सुलझा देता है। संचार प्राकृतिक रूप से विश्लेषित और विभाजित होता है। हम सभी शब्द हम किसी भी शब्द में जो अर्थ जोड़ते हैं उसी प्रत्येक व्यक्ति उस शब्द से जोड़ देता है। ये भी सही उपयोग सभी संचार की विशेषता के आते हैं। यह अपने अधीनस्थों को क्या करना है इस संबंध में निर्देश देता है। तो वह जिस प्रकार का संचार कर रहा है, तो ऊपर वाला अधीनस्थ कर रहा है नीचे का, नीचे की ओर संचार हो रहा है। कैसा है? नीचे की ओर संचार हो रहा है। दो मित्र दोस्तों के मध्य होने वाला जो संचार होता है वह कैसा होता है? अनौपचारिक होता है। इनफॉर्मल बात करते हैं, कोई भाई भाई करके बात करते हैं, इनफॉर्मल होता है। ग्रामीण और जो शहरी लोगों के मध्य संचार विशेषकर अंतराल होता है। तो जो ग्रामीण लोगों के मध्य जो संचार होता है, इस प्रकार का संचार है, कुछ भी अंतर होता है। कैसा होता है? कुछ भी अंतर, विशेषकर कुछ भी अंतर। या लोक संबंध किसके अंतर्गत आते हैं? यह किसके अंतर्गत आते हैं? यह बाह्य संचार के दायरे में आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? बाह्य संचार के दायरे में आते हैं। एक व्यक्ति समूह संचार में श्रोता की सोच प्रेषक की कैसे होनी चाहिए? तो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति संचार में श्रोता की जो सोच है कैसी होनी चाहिए? श्रोता की सोच थोड़ा बहुत समान होनी चाहिए, तभी तो। मान लीजिए आप किसी आप शहर में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं पर निरंकुश लगाने के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए अपने विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करते हैं। इस प्रकार का संचार क्या होगा? हमने क्या किया? आपने विभाग के लोगों को बुलाया, मतलब क्या किया है? विभागीय संचार कर रहे हैं, विभागीय संचार कर रहे हैं। नकारात्मक सूचना देने का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है? यदि हमें नकारात्मक किसी को सूचना देनी है तो हम क्या करेंगे? ईमेल भेज देंगे, क्योंकि हम लिखित बोलेंगे, शाब्दिक बोलेंगे, पढ़कर बोलेंगे तो सुनेंगे नहीं। ईमेल भेजो तो सामने वाला पढ़ेगा, तो ईमेल जल्दी से भेजा जा सकता है। सामुदायिक विकास के अंतर्गत समुदाय के समाज कल्याण की अपेक्षा किस पर अधिक बल दिया जाता है? समुदाय के जो समाज कल्याण होते हैं उसकी अपेक्षा हम किस पे ज़्यादा बल देते हैं? तो इसमें बल दिया जाता है आर्थिक विकास में। किसी भी सामुदायिक विकास होता है उसके अंतर्गत समुदाय के समाज कल्याण की अपेक्षा हम किस पे ज़्यादा बल देते हैं? आर्थिक विकास पर देते हैं। भारत के ग्रामीण समुदाय के विकास के लिए सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई। यह की गई थी हमारे सामाजिक समस्या, शैक्षणिक समस्या और आर्थिक समस्या, ये सभी समस्याएं आती हैं। भारत में ग्रामीण समुदाय के विकास के लिए सामुदायिक विकास योजना शुरू की गई थी। यह भारतवर्ष में गांव की किस प्रकार की समस्याओं को अधिक सुलझाना पड़ता है? सामाजिक समस्या सुलझानी पड़ेगी, आर्थिक समस्या सुलझानी पड़ेगी, शैक्षिक समस्या सुलझानी पड़ेगी। वह प्रारूप किसके विचारों पर आधारित है कि शिक्षा के उन जन समाज में चेतना जागृत की जा सकती है? तो हम शिक्षा के द्वारा सामान्य में जो जनता है उसमें हम चेतना जागृत कर सकते हैं। मतलब क्या करते हैं? पालो पायरे के द्वारा कहा गया था, पायले के द्वारा कहा गया था ये पालो, शिक्षा को पालो, फायर कर दो भैया, जो चेतना जागृत होगी। तो शिक्षा क्या करती है? इंसान के अंदर चेतना कर देती है, समझे क्या? फायर कर देती है शिक्षा। किसी भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद साधनों के बीच उत्पन्न समस्याओं के समाधान में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है? तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद संसाधन के बीच में उत्पन्न समस्याएं हैं, उनके समाधान में किस प्रकार की भूमिका सबसे ज़्यादा जरूरी होती है? तो ये हो जाएगी हमारी सामुदायिक संगठन की आवश्यकता होगी। सामुदायिक संगठन की आवश्यकता होगी।
सामुदायिक संगठन का विस्तार किस क्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक होता है? सामुदायिक संगठन का विस्तार किस क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज़्यादा होगा? तो ये होता है हमारे सामाजिक सेवाओं में सबसे ज़्यादा होता है। जनसंख्या के किसी भी समूह को सामाजिक विकास की सीमा के बाहर न रखा जाए, इस विचारधारा को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने कब प्रस्तुत किया था? तो इसको प्रस्तुत किया गया था विश्व सामाजिक विकास सम्मेलन 1995 कब किया था? विश्व सामाजिक विकास सम्मेलन 1995 में इनके द्वारा कहा गया था कि जनसंख्या के किसी भी समूह को सामाजिक विकास की सीमा से बाहर नहीं रखा जाए। समग्र सामाजिक विकास निम्नलिखित में से किस विकास पर जोर नहीं देता? जो समग्र सामाजिक विकास है, किस प्रकार पर अधिक जोर नहीं देता? यह आर्थिक पर देता है, राजनीतिक पर देता है, सामाजिक पर देता है, लेकिन धार्मिक नहीं देता। सामाजिक विकास में किसकी संकल्पना मानव एवं समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण होती है? सामाजिक विकास में किसकी संकल्पना मानव और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगी? ये होती है हमारी गांधीवादी संकल्प। गांधीवादी संकल्प मानव एवं समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा? वितरण की स्वतंत्रता का लक्ष्य नहीं है। वितरण की स्वतंत्रता का लक्ष्य परंपराओं की रक्षा नहीं है। वितरण करना है, वितरण की स्वतंत्रता परंपराओं की रक्षा नहीं करती। व्यक्तियों की आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं, मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और स्वाधीनता की संकल्प। कौन सी नेतृत्व शैली नियम एवं नीति एवं प्रक्रिया के पालन पर जोर देती है? जो नीति एवं प्रक्रियाओं के पालन पर जोर देती है, ये है हमारी नौकरशाही नीति। नौकरशाही नीति नियमों पर, नीतियों पर, प्रक्रियाओं पर जोर देती है। वृत्ताकार संचार में इनकोडर डिकोडर बन जाता है, किसमें? प्रतिक्रिया होती है। जब भी प्रतिक्रिया होती है तो इनकोडर डिकोडर बन जाता है। मौखिक संचार में बैक डाउन का किस प्रकार किया जाता है? तो मौखिक संचार में इसमें बैक डाउन का अर्थ हो जाएगा एंट्रोपी। बैक ब्रेक डाउन, तो मौखिक संचार में ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब एनर्जी निकल रही है, एनर्जी को एंट्रोपी केमिस्ट्री में होता है एंट्रोपी। राष्ट्रीय महिला कोष स्थापना 1993 में हुई थी। 93 में स्थापना की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में थी? ये आठवीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना है? आठवीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। जवाहरलाल रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में? जवाहर रोजगार योजना है। इसकी शुरुआत की हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? सातवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना के उच्च शिक्षा नीति का उद्देश्य देश को प्रोत्साहित करना। जो आठवीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें जो उच्च शिक्षा नीति थी वह निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करती थी। किसको? निजी क्षेत्र की भागीदारी को। जवाहर रोजगार योजना साथ दे रही है तुम्हारा 7 दिन सातवीं पंचवर्षीय योजना में। सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो मूल नारा था वो क्या था? सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो मूल नारा रखा गया था, भोजन, काम और उत्पादकता। उत्पादकता इनका मुख्य। 11वीं पंचवर्षीय योजना में घोषित समावेशी विकास में शामिल एक नहीं होगा। समावेशी विकास क्या शामिल नहीं होगा? गरीबी कमी होता है, रोजगार के अवसरों का विकास भी करते हैं, ये लिंग में समानता होती है, लेकिन पूंजी बाजार की मजबूती इसके अंतर्गत नहीं आती। समावेशी विकास में गरीब को कम करना है, उपलब्ध कराना है और लिंग समानता को असमानता को कम करना है, ये भी इसके अंतर्गत। राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, यह आई है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। कब आई है? 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आई है। नीचे दिए गए योजना, नीचे से योजना बनाना क्या कहलाता है? नीचे से योजना बनाना विकेंद्रीकरण। प्लान्ड इकोनॉमी और इंडिया जो पुस्तक है वह एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई। भारत में नियोजन की शुरुआत के बाद से किस पंचवर्षीय योजना
द्वारा कवर नहीं किए गए वर्षों की कुल संख्या कितनी है? मतलब भारत में जो नियोजन की शुरुआत की गई थी उसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजना में कवर नहीं दिए गए ऐसे कितने वर्ष हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे हमारे 7 वर्ष। कितने? 7 वर्ष हो जाएंगे। देखो, हमने पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की, इसके अंतर्गत 5 हम लाए थे 1 वर्षीय योजना, और 7 वर्षों को हमने इसमें कवर नहीं किया है। प्रॉक्सिमिक्स क्या है? प्रॉक्सिमिक्स जो होती है इसका अर्थ हो जाएगा संचार में स्थान का अध्ययन। प्रॉक्सिमिक्स क्या है? कि कोई प्लेस का अध्ययन कर रहे हैं, तो संचार में स्थान का अध्ययन प्रॉक्सिमिक्स कहलाता है। काइनेसिस शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है? बताया गया है। जो काइनेसिस है किसी के व्यवहार को देखते हैं ना, इसमें काइनेसिस में वेशभूषाएं, शारीरिक संरचना होती है उसको देखते हैं। काइनेसिस किसके द्वारा लाया गया है? ये विस्टले के द्वारा लाया गया है। रे वर्ड विस्टले के द्वारा लाया गया है। कौन सा? काइनेसिस शब्द किसके द्वारा लाया गया है? रे वर्ड विस्टले के द्वारा। रे वर्ड विस्टले। काइनेसिस निम्नलिखित में से कौन द्वारपाल होता है? द्वारपाल के रूप में भूमिका निभाई जाती है एडिटर की। किसकी? एडिटर क्या होता है बेचारा? एक द्वारपाल। आधार सबसे अच्छा कोई भी संचार है उसकी ना शुरुआत होगी और ना अंत होगा। यह बताया गया है हमारा फ्रैंक एक्स डांस के द्वारा। भाई डांस करो ना संचार का अंत है, ये डांस के द्वारा बताया गया था। व्यक्तियों के बीच में समानता की डिग्री क्या कहलाती है? तो जो व्यक्ति है उनके बीच में समानता की डिग्री है उसे कहा जाएगा होमोफिली। होम से इतनी सारी डिग्रियां फिल कर ली हैं, लोगों के बीच में समानता उसको कहा जाता है होमोफिली। संचार के विचार सृजन घटक को क्या कहा जाएगा? संचार के बीच में जो सृजन घटक है उसे कहा जाता है श्रोता। कौन है? श्रोता है जो कि सृजन कर रहा है संचार को। समान आय या जो अन्य तरीके से जैसे आयु, व्यवसाय, शिक्षा में समान हो ऐसे व्यक्तियों को सामाजिक शास्त्रीय शब्दावली में क्या कहा जाता है? समान व्यक्ति हैं, आयु में है, व्यवसाय में है, शिक्षा में वगैरह में समान है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? सामाजिक वर्ग। क्या कहा जाता है? सामाजिक वर्ग कहा जाता है। किसी ने ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहाँ डैश होता है। ग्रामीण समुदाय ऐसे समूह होते हैं जहाँ पर समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, प्राथमिक समूहों की प्राथमिकता होती है, उपयुक्त सभी ग्रामीण समूह आती है। लेन देन संबंधी नेता की प्रमुख विशेषता क्या होती है? जो लेन देन संबंधी नेता होते हैं उनके बीच विशेषता होती है मार्गदर्शन होता है, सलाह होती है, प्रेरणादाता होती है। मार्गदर्शन, सलाह, इनकी विशेषता होती है। 5 कारक मॉडल के अनुसार व्यक्तित्व प्रमुख रूप से बहिर्मुखीता किस प्रकार के लोगों की विशेषता है? 5 कारक मॉडल के अनुसार व्यक्तित्व प्रकार के रूप में बहिर्मुखीता किस प्रकार के लोगों में होती है? बहिर्मुखीता है तो वह होते हैं मुखर एवं मिलनसार लोगों में बहिर्मुखीता पाई जाती है। कौन सा एक करिश्माई नेता की विशेषता है? करिश्माई नेता है वो क्या करते हैं? प्रेरणादायक होते हैं, प्रेषक संचार करते हैं। प्रेरणादायक होते हैं और प्रेषक संचार करते हैं करिश्माई नेता। बदलाव के लिए भी जाने जाते हैं, समस्या में समाधान जल्दी। प्रभावी नेतृत्व में विश्वास की क्या भूमिका होती है? जो प्रभावी नेतृत्व है इसमें विश्वास का अर्थ होगा विश्वास अनुयायियों में वफादारी और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देता है। प्रभावी नेतृत्व में विश्वास अनुयायियों में वफादारी और प्रतिबद्धता को देती है। निम्नलिखित में से कौन सा फेडरल के नेतृत्व के आकस्मिकता मॉडल का सोपान नहीं है? फेडरल के नेतृत्व आकस्मिकता का मॉडल है, इसके अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा? तो ये है अधिकार युक्त नेता बनना। अधिकार युक्त नेता बनना ये
आकस्मिकता मॉडल के नहीं आता। नेतृत्वकर्ता सदस्य विनिमय सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य केंद्र बिंदु नहीं होता? कौन सा केंद्र बिंदु इसके अंतर्गत? अनुसरणकर्ताओं को भविष्य में नेतृत्वकर्ता बनाने का प्रशिक्षण। नेतृत्वकर्ता सदस्य विनिमय सिद्धांत में कौन सा केंद्र बिंदु नहीं, अनुसरणकर्ताओं के भविष्य के नेतृत्वकर्ता बनने का प्रशिक्षण। परिवर्तनकारी नेतृत्व के 4 I का विकास किस द्वारा किया? परिवर्तनकारी नेतृत्व के अंदर 4 I सिद्धांत वो दिया गया है बर्नार्ड ए बॉस के द्वारा। 4 I बर्नार्ड ए बॉस के द्वारा 4 I विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। वोगार्ट्स ने अप्रत्यक्ष नेता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, जिसे क्या माना जाता है? जो वोगार्ट्स हैं इन्होंने अप्रत्यक्ष नेता का सिद्धांत दिया, और जो अप्रत्यक्ष नेता होते हैं वह परोक्ष रूप से समूह में अपने प्रभाव का प्रयोग करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं करते, परोक्ष करते हैं, इसलिए उनको अप्रत्यक्ष नेता कहा जाता है। किसने दिया है? वोगार्ट्स के द्वारा दिया गया। नेतृत्व के ये ग्रिड मॉडल देश के लिए चिंता का विषय है। जो ये ग्रिड मॉडल है किसके लिए चिंता की बात है? ये हो जाएगी लोगों के और उत्पाद के लिए, लोगों के लिए और उत्पाद के लिए चिंता का विषय होती है। प्रबंधकीय ग्रिड मॉडल को देश ने विकसित किया था। यह किया गया था R.R. ब्लैक और जे माउंट के द्वारा। R.R. ब्लैक और जे माउंट के द्वारा विकसित किया गया है प्रबंधकीय ग्रिड मॉडल। नेतृत्व की विशेषता के माध्यम से बताई है। नेतृत्व की जो विशेषता होती है किसने बताई है? टीट के द्वारा बताई गई है, और यह विशेषता तंत्रिकीय एवं शारीरिक क्षमता के माध्यम से बताई जाती है। विशेषता हम तंत्रीय एवं शारीरिक क्षमता से बता सकते हैं। टीड ने बताया है। टीड मतलब समझ लो रीढ़। रीढ़ में क्या होती है? तंत्रिका होती है, और शरीर की क्षमता देखते हैं, शारीरिक क्षमता एवं तंत्रिका के माध्यम से टीड के द्वारा नेतृत्व की विशेषता। टेलीविजन प्रसारण में किसका उदाहरण है? जो इसमें क्या होता है? इसमें सिंप्लेक्स होता है, क्योंकि सिंप्लेक्स में सिर्फ एक ही जगह पर संदेश, एक दिशा में संदेश दिया सिंप्लेक्स में। और हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? एक टाइम पे एक दिशा में जाता है। वॉकी टॉकी हाफ में आता है कि पहले एक साइड से जाएगा, फिर जब शांत हो जाएगा फिर दूसरी साइड से संदेश जाता है। हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? दोनों साइड से संचार जाता है। मोबाइल वगैरह ये फुल डुप्लेक्स के अंतर्गत आते हैं। संचार का लेन देन मॉडल किससे प्रस्तावित किया था? किसने प्रस्तावित किया था? जो संचार का लेन देन मॉडल है किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया है डीन सी बर्नलुंड के द्वारा। डीन के डब्बे दे दो। पुरस्कार, ये लेन देन में क्या होता है? पुरस्कार मिलेगा, दंड मिलेगा, है ना, उस सिद्धांत है। तो क्या मिलेंगे हर हमेशा? पुरस्कार में तो डिन वर कौन सा नेतृत्व शैली है जो कि नियम, नीति एवं प्रक्रिया पालन पर जोर देती है? तो नौकरशाही नेतृत्व है, जो कि पालन करो, नौकरशाही